हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है 9th क्लास का। इसमें आपको सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे शुरू में इन्होंने यहाँ से सेल की डिस्कवरी से शुरू किया है और आपको एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप पढ़ते रहेगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि while examining a thin slice of cork, Robert Hooke so that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments। तो भाई हुआ ये था कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो भाई रॉबर्ट हुक ने किया क्या था, रॉबर्ट हुक जो लेबोरेटरी में अपनी काम कर रहे थे, उन्होंने वहां पर से एक कोर्क का टुकड़ा लिया। कोर्क यानी कि जो आपका प्लांट्स होते हैं उनके जो सबसे आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको कहते हैं, वो आपकी थिक होती है, सुपरराइज्ड होती है, वो इम्परवियस होती है, उसमें से वाटर नहीं जाता है, मतलब उसमें से गैसेस भी नहीं जाती हैं। तो उसका एक स्ट्रक्चर एक्चुअली लिया था। तो गलत हो गया भाई साहब। हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका 9th क्लास का सीबीएसई का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। इससे हम शुरू करते हैं चैप्टर को, इसके बाद हम पूरी बायोलॉजी को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ सेल वाले चैप्टर से। इसमें आपको सेल पढ़ाया जाएगा, सेल के बारे में, सेल के कंपार्टमेंट, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और सेल डिवीजन तक का कवर होगा। सबसे पहले यहाँ डिस्कवरी से शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बताया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembles the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। यानी कि हुआ ये था कि भाई ये जो रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट हैं आपके, इन्होंने अपनी लेबोरेटरी में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से एक कोर्क के टुकड़े की थिन स्लाइस को काटा और उसको काट करके देखा। इन्होंने उसमें देखा कि इन्हें वहाँ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, यानी कि इनको ऐसा वहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर शो हुआ। तो जो इस तरह का स्ट्रक्चर इनको दिखाई दे रहा था, ये क्या था, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो आपकी कुछ इस तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। और जिन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल्यूला नाम दिया। सेल्यूला मीन्स टू से दैट स्मॉल हाउस। इसका मतलब क्या है, सेल्यूला का स्मॉल हाउस, छोटा सा घर, ठीक है ना। बाद में जो कि सेल हो गया। यहाँ लिखा है कि भाई इन्होंने आपसे कोर्क का टुकड़ा लिया था। ये सवाल पूछ सकते हैं क्या लिया था इन्होंने। एंड रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब, इनको पूछेंगे कि कैसी स्ट्रक्चर इनको दिखाई दी थी, कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी थी। कोर्क इज ए सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। आपसे पूछा जाता है कि कोर्क क्या है। कोर्क आपकी बार्क ऑफ द ट्री है, यानी बार्क मतलब जो आउटर लेयर होती है वो, ठीक है ना। और बार्क मतलब यहाँ इसमें ऐसा क्या कंपाउंड मिलता है, ये सवाल पूछा जाएगा। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ कि जो बार्क ऑफ द ट्री है यानी जो कोर्क है, उसमें आपको मिलता है क्या, सुबेरिन। ये सुबेरिन नाम का कंपाउंड इसको ठोस, कठोर, हार्ड बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है दिस वाज इन ईयर ऑफ 1665। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका कि भाई बताओ कौन से ईयर में ऐसा हुआ था। तो आंसर होगा आपका 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तो भाई इन्होंने अपने एक माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप क्या, एक ऐसी बस लेंस जैसा रहा होगा, उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से इन्होंने उसको टुकड़े को, उसके थिन स्लाइस को काट करके देखा। तो रॉबर्ट हुक ने कहा कि भाई ये जो छोटे छोटे बॉक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं सेल्यूला, और सेल्यूला मीन्स टू से दैट अ लिटिल रूम। इससे इन्होंने आइडिया लगाया कि भाई जो हर एक लिविंग जो चीज होती है वो आपकी किससे बनी होती है, वो एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर के बनी होती है। इसके बाद लिखा कि दिस में सीम टू बी हैव ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम that someone had observed that living things appear to consist of separate units, and the use of the word cell is to describe these units is being used till this day in biology। मतलब कि उस टाइम पर उन्होंने कहा कि भाई जो लिविंग चीजें होती है वो कोई छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बनी होती हैं, और वो जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो आज तक के ये सेल का यूज किया जा रहा है इनकी डिस्कवरी के बाद, ठीक है ना। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इधर, ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया गया है। तो माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब आप ऑब्जर्व, जब आपकी लेबोरेटरी में जाओगे आप तो वहाँ आपको माइक्रोस्कोप मिलेगा।
तो माइक्रोस्कोप में देखो ये आपका आई पीस होता है, नीचे ये कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, मतलब बड़े बड़े एडजस्टमेंट में ज़्यादा ऊपर नीचे करना होता है तो इससे करते हैं, फाइन एडजस्ट करते हैं तो इससे करते हैं। ये इसका आर्म है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं, इनके नीचे ऑब्जेक्ट को यानी कि स्लाइड को रखा जाता है, उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसे देखते हैं, ठीक है ना। नीचे यहाँ पर मिरर लगा होता है जिसपे लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर के जाती है यहाँ कंडेंसर से होती हुई ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। वो आपकी आई पर पहुंचती है, आई पीस पर, और वहां से आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। ये आपका क्या करते हैं, ये आपके जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो स्मॉल जो मतलब अगर हम कहें कि दो छोटे डॉट हैं, दो छोटे डॉट लगे हुए हैं ना, तो ये क्या करते हैं, उनके बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं। माइक्रोस्कोप का काम होता है कि दे विल मैग्नीफाई द इमेज, ये क्या करते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं और साफ भी करते हैं, मतलब उसमें चमक पैदा करते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा सब कुछ। चलिए तो आगे देखते हैं, लिखा गया कि व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंसेज, मतलब अगर आप लेंसेज के आर पार देखते हैं तब आपको क्या दिखाई देता है। तो लिखा है कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, यानी कि यहाँ जो एक्टिविटी लिखी है उसके बाद ये क्या आपको दिखाई दिया है ऐसा, ठीक है। उस एक्टिविटी के बाद आपको दिखाई देगा कि आप अनियन की एक पील लें, अनियन लें और अनियन के अंदर से वो जो बहुत थिन जो उसकी लीव्स के बीच में जो पेपरी टाइप का होता है उसको लें, उस पील को लें, उसको आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखें। पहले आप उसको एक सेफ्रोनिन नाम के स्ट्रेन से कलर कर लें। यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं नीचे से कि कौन सा स्ट्रेन लेते हैं, तो सेफ्रोनिन नाम का कलर्ड स्ट्रेन लेते हैं जो कि आपका रेड कलर का होता है। उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप रख दे तो आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा, इसके अंदर आपको कुछ डॉट भी दिखेंगे और सेल्स भी दिखेंगे, यानी उसके अंदर आपको न्यूक्लियस और सेल पूरी तरह ऑब्जर्व हो रही है। बाद में पता चला कि जो आपके रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक को केवल सेल वॉल दिखाई दिया था, मतलब रॉबर्ट हुक ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने केवल सेल वॉल को देखा था, इसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ पील ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। नहीं, हमें सब जगह पर सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा अगर आप कैसे भी लें, क्योंकि सारा का सारा टिश्यू, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सारा टिश्यू जो होता है वो सेम टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट लिखा है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर, जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दी भाई वो हैं क्या। लिखा है दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। We find from this activity that onion bulb of different sizes have similar structures, ठीक है ना। मतलब आप कितने बड़े साइज का कैसा भी लें तो आपको सब में पूरे के अंदर क्या मिलेंगी, सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेंगी। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो आपका पूरा अनियन है वो सेम टाइप के कंपार्टमेंट से मिलकर बना होता है। लिखा द सेल ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन, अनियन कैसा भी हो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो सेम होती है। फिर लिखा है कि these small structure that we see are the basic building unit of the onion bulb and these structure are called as the cell। तो भैया ये कह रहे हैं कि भाई लिविंग में जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, सेल्स होती है, ठीक है। सेल आपकी बॉडी की बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, वही आपकी फंक्शनल यूनिट भी है और वही आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, मतलब आपकी स्ट्रक्चर भी वही बनाती है और फंक्शन भी करती होती है। नेक्स्ट लिखा है not only onion but all organisms that we observe around are made up of cells and however there are also single cells that live on their own, ठीक है। ये कह रहे कि भाई ऐसा है कि आपके जो सिंगल सेल हैं वो मिल करके बड़ा ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं, परंतु सिंगल सेल जो है खुद में एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है। नीचे एक पैराग्राफ दिया है, इससे आपके पेपर में कई सारे सवाल बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। इसमें से क्या क्या आएगा, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हुई सेल वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। एक क्वेश्चन तो यहाँ से निकलता है, ठीक है, जो कि आपका 1665 में किया था। ही ऑब्जर्व द सेल इन द कॉर्क स्लाइड, कॉर्क इन्होंने देखा था, कॉर्क की स्लाइड्स में इन्होंने देखी थी ऐसी स्लाइड्स। नेक्स्ट लिखा है कि भाई ल्यूवेनहॉक, इसके बाद सवाल आएगा कि लिविंग सेल को सबसे पहले अंडर द माइक्रोस्कोप किसने देखा। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा यहाँ से कि इन्होंने लिविंग सेल को देखा। देखो यहाँ लिखा है लिविंग सेल, लिविंग सेल को इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर को, तालाब के पानी को अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, तो इन्होंने कुछ चलता हुआ देखा। तो आपसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या देखा था, आंसर होगा लिविंग सेल। या फिर पूछते हैं कि भैया एनिमल्क्यूल्स क्या है, एनिमल्क्यूल्स। तो भाई जो कुछ भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था उन्होंने उसको नाम दिया एनिमल्क्यूल्स, मतलब वो लिविंग सेल जो उन्होंने देखी थी दे आर कॉल्ड एज एनिमल्क्यूल्स, यानी बैक्टीरिया थे या फिर अमीबा था, जो भी था, उन्होंने कहा कि दे आर एनिमल्क्यूल्स। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी, ल्यूवेनहॉक ने देखी। नेक्स्ट इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। तो फिर यहाँ से पूछेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था कब, 1831 में, ये सवाल आएगा। एंड पुरकिंजे इन द 1939 कोइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो भाई ऐसा है आपकी जो सेल होती है,
सेल के अंदर आपकी जो भी सामान भरा होता है, वॉटेवर जो भी सामान अंदर होता है, सपोज करो मान लो ये आपकी सेल है, ये सेल की सेल वॉल है, इसके अंदर ये सेल की मेम्ब्रेन है, यहाँ मान लो इसको मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो भाई मेम्ब्रेन के अंदर का जो कुछ भी होता है ना, मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर जो भी कुछ है ना यहाँ, वो आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये कोलॉइडल स्ट्रक्चर होती है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, जिसको पुरकिंजे ने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। सवाल आता है प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, ठीक है। सेल के अंदर भरे हुए फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा, आंसर होता है पुरकिंजे। कब कहा, 1839, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखा है कि द सेल थ्योरी दैट आर द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट शेल्डन एंड स्वान। सवाल आता है यहाँ से कि भाई सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी है क्या। पहली बात तो ये जान लो, सेल थ्योरी आपकी किसने प्रपोज की, तो शेल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। इसमें सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है, सेल थ्योरी का मतलब होता है कि भाई आपकी सभी लिविंग सेल, जो भी चीज़ें लिविंग हैं, वो प्लांट हो एनिमल हो, वो सब सेल या सेल के द्वारा बनाए गए चीज़ों से बने होते हैं, या तो सेल के बने होंगे या सेल के बनाए गए प्रोडक्ट के बने होते हैं। तो ये आपकी सेल थ्योरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आती है, पूछी जाएगी, ठीक है। लिखा है ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस इज द सेल थ्योरी। प्रपोजल है। इसके बाद आपसे पूछे हैं कि किसने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया, तो भाई आपका जो आंसर होगा वो होगा रुडोल्फ विर्चोव। तो भाई रुडोल्फ विर्चोव ने आपकी सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया। ये सवाल पूछेंगे यहाँ से, ठीक है। इन 1855 इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ए सेल्यूली, ठीक है। ये सवाल आता है कि ओमनिस सेलुला ए सेल्यूली किसने कहा, ओमनिस सेलुला ए सेल्यूली विर्चो ने कहा। इसका मतलब है कि जो भैया पहले से बनी हुई सेल होती हैं वही नई सेल का फॉर्मेशन करती हैं। मतलब जो नई सेल बनती हैं वो अपने से पहले से बनी हुई सेल के द्वारा ही बनती हैं, ठीक है। या फिर ऑल सेल्स आर कम्स फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, किसने कही थी, विर्चो ने कही थी। यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है आपको ये बात कि सभी सेल आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। एंड ये विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सवाल आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई थी, 1940 में हुई थी। साइंटिस्टों का नाम बता देते हैं कौन है जिन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, भाई उनका नाम है नॉल एंड रस्का, ठीक है। नॉल एंड रस्का ने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम करते क्या हैं, लाइट की जगह पर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा कि इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड द वेरियस ऑर्गेनेली। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही ऐसा संभव हो सका कि आप जो है सेल के अंदर के कंपार्टमेंट्स को इजीली देख सकें। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, व्हाटएवर इन द सेल, उसको आप आराम से देख सकते हैं। किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एंड इट इज नोन दैट ए सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। मतलब ये कह रहे हैं कि एक सिंगल सेल जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है, लाइक अमीबा। अमीबा आपका कैसा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ ये बताएंगे कि भाई यूनिसेलर और मल्टीसेलर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक आपके होते हैं यूनिसेलर लाइक अमीबा लाइक, मल्टीसेलर लाइक हमारे जैसे या प्लांट जैसे, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलर होते हैं। मतलब यूनिसेलर में आपके बैक्टीरिया भी आएंगे, अमीबा आएगा, मतलब प्रोटिस्टा में जो होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए। मतलब ये सवाल बन सकता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए। तो भाई आप जो है कम से कम इनका तो नाम ले ही दें जितने यहाँ है, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है दीज आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलर। और ऑन द अदर हैंड दूसरे जो होते हैं जिनमें कि ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, लाइक हमारी तरह जो होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको
वो हम कहते हैं मल्टी सेलर, ठीक है ना। एज एन अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, लाइक मल्टी मतलब मैनी, एंड सच एज सम फंजाई प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ फंजाई और प्लांट और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके होते हैं मल्टी सेलर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। बिल्कुल सही बात है। जब रिप्रोडक्शन के बाद जो है वो जाइगोट बनता है, या फिर जाइगोट यानी जो गैमेट की फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनती है, या फिर कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर बनता है, तो चाहे कितना बड़ा भी ऑर्गेनिज्म हो, पहले वो सिंगल सेल होता है। उस सिंगल सेल में माइटोसिस 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 डिवीजन होते हैं, उसके बाद वो बन जाता है एडल्ट। And cell divide to produce cell of their own kind. All cell thus come from pre-existing cell. तो बिल्कुल सही बात है भाई, सभी सेल जो है वो पहले से बनी हुई सेल से ही बनती हैं। अपनी जो उनकी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है वो डिवाइड करती हैं, तब वो नई सेल बनाती हैं। यानी कि रुडोल्फ विर्चो जो है वो सही बात कह रहे थे, वो उनकी सेल थ्योरी में एक नई बात ऐड हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी आपके स्कूल खुलने पर आप कीजिएगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई कुछ सारी सेल जो है वो एक जैसी नहीं होती हैं, सारी सेल्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब ऐसा नहीं कि सारी की सारी सेल जो है एक ही तरह की होंगी, तो सारी सेल अलग तरह मतलब बहुत तरह की जो अलग अलग फंक्शन करने वाली सेल हैं वो आपकी भले ही यूकैरियोटिक सेल हों, भले ही उनके अंदर सब जो चीज़ें हों वो एक जैसी हों, बट दे आर चेंज इन देयर शेप। उनकी जो शेप होती है वो उसमें चेंज होती है। लाइक यहाँ पर इन्होंने कुछ डायग्राम बनाए, लाइक स्मूथ मसल देखो आपका ये फाइबर जैसी होती है स्मूथ मसल की सेल। ब्लड सेल जो होती है आपकी बाइकॉनकेव है, अगर आरबीसी की बात करते हैं, और बहुत अलग अलग तरह की सेल दिखाई, मतलब डब्ल्यूबीसी आरबीसी सारी तरह की। फिर लिखा है ये देखो न्यूरॉन की जो सेल है लंबी सी सेल है, मतलब ये अलग ही तरह की सेल है। फिर आपका देखो फैट सेल एडिपोसाइट्स कहते हैं इसको, ये सवाल आ सकता है कि एडिपोसाइट्स किसको कहते हैं। एडिपोसाइट्स आपकी फैट सेल्स होती हैं। ओवम का क्वेश्चन आता है कि आपकी बॉडी में लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या है, तो ये आपकी बॉडी में पाए जाने वाली लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट, ठीक है। और लॉन्गेस्ट का सवाल आएगा तो भैया आपका आंसर होगा न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन। यानी लॉन्गेस्ट सेल होगी तो न्यूरॉन होगी, लार्जेस्ट होगी तो आपकी ओवम होगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में मिलती हैं। बोन सेल है, इसका नाम होता है ओस्टियोसाइट, ठीक है ना। तो ये नाम भी पूछ सकते हैं। लिखा है कि सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड एंड लुक एट दिस फॉलोइंग पिक्चर एंड डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कुछ सेल्स दिखाई गई हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। यहां लिखा है कि द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा, कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा की बात कर रहे हैं, लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, क्योंकि अमीबा जो होता है क्योंकि उसमें स्केलेटन तो होता नहीं, वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एट पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव ए टिपिकल शेप। तो भाई ऐसा है कि कुछ सेल जो है अपनी शेप चेंज करती रहती हैं, परंतु कुछ सेल की शेप जो है वो फिक्स रहती है। फिर लिखा है ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए हर एक सेल जो है वो आपके एक विशेष प्रकार का फंक्शन करती है जो कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है ना। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन, कैसे वो इन बेसिक फंक्शंस को पूरा करती होती है। लिखा है वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर निकल कर आती है, डिवीजन ऑफ लेबर। इस बात का मतलब समझिए। देखिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक आप अपनी बात करते हैं, हमारी बात करते हैं। देखिए हमारे अंदर टेस्ट करने के लिए टंग है, ब्लड को पंप करने के लिए लंग्स हैं, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, ठीक है ना, लंग्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो देखो आपकी बॉडी में हर जो काम है वो बांट दिया गया है। मतलब आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब आपका जो काम है बॉडी के फंक्शंस हैं, दे विल डिवाइड टू ईच एंड स्पेसिफिक और ऑर्गन, हर एक ऑर्गन को अलग से दे दिया गया है। अभी बात क्या है कि ये क्या करता है डिवीजन ऑफ लेबर, इसकी वजह से आपकी लाइफ भी बढ़ती है, ये बात आप समझो। इसी तरह जो सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल क्या करती है, उस पर सारा लोड एक ही सेल पे आ जाता है। अगर मान लो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है बेचारा, तो उसको सारा काम खुद ही करना होता है, खाना बचाना, एक्सक्रीशन करना, वेस्ट बाहर निकालना, वहाँ डिवाइडेड नहीं है। पर आपकी सेल भी एक लेवल तक डिवीजन ऑफ लेबर को शो करती है, आपकी सेल भी डिवीजन ऑफ लेबर को शो करती है। अभी आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, एनर्जी का बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, खाना बनाने का काम क्लोरोप्लास्ट का है, ठीक है, वेस्ट बाहर निकालने का काम या फिर उसके अंदर डाइजेशन का काम
वो आपके लाइसोसोम का है, प्रोटीन फॉर्मेशन राइबोसोम का है, तो वहां भी आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। यहाँ लिखा है कि डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एन ह्यूमन बीइंग, दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। द ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट टू पंप ब्लड, मतलब आपसे पूछे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ ब्लड बताइए, डिवीजन ऑफ लेबर बताइए, तो आप ये बताएंगे, ठीक है ना। हार्ट टू पंप ब्लड, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन, किडनी एक्सक्रीशन के लिए, लंग्स रेस्पिरेशन के लिए, ये सब। एंड सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। इसी तरह आपको एक सिंगल सेल में भी डिवीजन लेबर देखने को मिलता है। इनफैक्ट each cell has got certain specific components within its known as the cell organelle। हर एक सेल में आपके यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट की नहीं कर रहे हैं, बैक्टीरिया की नहीं कर रहे हैं, यूकैरियोटिक में आपको हर एक सेल के अंदर स्पेशल सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलते हैं जिनका अपना विशेष प्रकार का फंक्शन होता है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on। क्लियरिंग अप तो लिखा है ना, मतलब ये बात कर रहे हैं लाइसोसोम की, ठीक है ना। लाइसोसोम आपके क्या करते हैं, चीजों को जो वेस्ट आता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ना सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेली, एंड दिस ऑर्गेनेली टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल, ठीक है ना। सारे ऑर्गेनेली मिल करके आपके क्या बनाते हैं, बेसिक यूनिट बनाते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। वो सेल आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी होती है। आगे लिखा है, It is interesting that all cells are found to have the same organelle। सारी सेल में देखो, यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं तो सभी सेल में जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सेम पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेल में अलग होते हैं, मतलब आपकी हर एक सेल में सेम तरह के ऑर्गेनेली होते हैं। एंड नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, को कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, हर एक में सेल के अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज हैं वो सेम ही होते हैं। वो अलग बात है कि कहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा कितना कम क्या फंक्शन कर रहा है, ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है ना। उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके अंदर डीएनए जीन्स कैसे हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है, यहाँ से थोड़ा चैप्टर जो है अच्छे से शुरू होता है, जहाँ कुछ काम की बातें और अच्छी काम की बातें आएंगी, ठीक है ना। ये जो बीच बीच में ब्लू क्वेश्चन हैं आप इनको करते रहिएगा, इनको आप कॉपी बना करके एनसीईआरटी में से इनके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा है, शुरू करते हैं अगला हेडिंग, लिखा है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। आपकी एक सेल किस चीज़ की बनी होती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन किसका बना हुआ होता है, ठीक है ना। इस पर अब बात होगी। तो यहाँ लिखा है कि वी सॉ अबाउट दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज, कैसे एक सेल ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है ना। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट। हर एक सेल में आपको कुछ फीचर्स दिखाई देंगी, जैसे कि एवरी सेल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी सेलों में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगी। बैक्टीरिया से लेकर कहीं तक भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगी। न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म। सेल वॉल जो होती है वो कहीं मिलती है, कहीं पर नहीं मिलती है, पर ये 3 चीजें आपको हर एक जगह पर मिलेंगी, ठीक है, हर सेल में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में भी होती है, हर जगह होती है। न्यूक्लियस बैक्टीरिया में नहीं होता है, वहाँ न्यूक्लियोइड होता है। और साइटोप्लाज्म हर जगह मिलेगा, ठीक है ना। ये 3 कंपोनेंट हमेशा फिक्स होते हैं। एंड ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। लेट अस सी हाउ। तो अब सबसे पहले जो हेडिंग आएगा वो आपका आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्कुल ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही है, उतना ज़्यादा कम बता रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बता रही है। तो पहले आप जरा सा मेरे कहने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश सब करें। थोड़ा सा जान लोगे तो आपको आगे फायदा होगा, अभी तो नहीं, ठीक है। मतलब अभी क्या 12th क्लास में अगर जाओगे तो आपको 11th 12th में आगे फायदा होगा इसका। तो एक बार स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। तो देखते हैं स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेन की। देखिए मेम्ब्रेन में आपको, मेम्ब्रेन आपकी लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। अगर मैं आपको बताऊं, लिपिड यानी फैट, सिंपल भाषा में फैट, और प्रोटीनों की बनी होती है मेम्ब्रेन आपकी। उसमें लिपिड्स जो होते हैं, अगर आप एक लिपिड को देखोगे तो एक लिपिड का ये हेड होता है और उसके नीचे 2 टेल होती हैं। टेल इसकी फैटी एसिड की बनी होती है, हेड जो है ग्लिसरॉल का बना होता है। अभी आपको ये नहीं जानना है, आप ये जाने कि भाई लिपिड आपका ऐसा होता है। और इसका जो हेड होता है वो आपका चार्ज होता है, उस पर चार्ज होता है, और नीचे जो टेल्स होती हैं वहाँ कोई चार्ज नहीं होता। मेम्ब्रेन में
लिपिड जो होते हैं वो एक दोहरी परत बनाते हैं, दे फॉर्म ए डबल लेयर लाइक दिस, जिसमें कि ये अपना जो अनचार्ज्ड पार्ट है उसको सेंटर में कर लेते हैं और जो चार्ज हेड है इनके उनको ये बाहर रख लेते हैं आउटसाइड पे, ठीक है ना। एज यू कैन सी इन द डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि येलो कलर के जो लिपिड के हेड है वो बाहर है और आपका नीचे की तरफ लिपिड के दूसरे वाले हेड है और बीच में सारा का सारा पार्ट जो है वो टेल वाला है, ठीक है। और दूसरी बात आप देखें, इस मेम्ब्रेन में आपको दिख रहा होगा कुछ ब्लू कलर की प्रोटीनें लगी हुई दिख रही होंगी। देखो कुछ प्रोटीनें तो आर पार दिखाई दे रही हैं और कुछ प्रोटीनें ग्लोबुलर प्रोटीन जो सरफेस पर लगी हुई हैं, बाहर लगी हुई हैं, ठीक है ना, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स आपकी जिनके बाहर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी है, ब्लू कलर का दिख रहा है ना कार्बोहाइड्रेट, उनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ऐसा ही लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। और ऐसा आपको एक ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ मिलता है, सेल में अंदर की तरफ नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेम्ब्रेन जो काम है इसका काम है ट्रांसपोर्ट का। जो भी सेल के अंदर आता है वो मेम्ब्रेन से होकर आता है, मेम्ब्रेन से होकर जाता है, इसी से ही। अब इसमें कोई चीज़ें जैसे गैसेस की बात करते हैं तो भाई गैसेस तो तुम्हारी डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती हैं आर पार, पर अगर कोई मॉलिक्यूल चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है किसी तरह का, तो वो बाबू सरफेस तक ही आता है, वो सरफेस तक ही आएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना, आर पार नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए मेम्ब्रेन के अंदर जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं, नहीं आर दोज प्रोटीन्स दे आर फाउंड इंटरनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, पूरा आर पार मिलती हैं। वो क्या करती हैं, वो उस मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। यानी कोई चार्ज पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज हो, अगर उसको मेम्ब्रेन के आर पार जाना है तो वो चैनल प्रोटीनों से होकर चला जाता है। समझ आई? तो इस तरह से मेम्ब्रेन की जो प्रोटीनें होती हैं ये आपकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। कई जगह पर ये प्रोटीन आपकी एंजाइमों की तरह भी काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन की, इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही जानना है आपको। अच्छा, अगर कोई चीज़ जो है वो डायरेक्ट डिफ्यूज हो सकती है तो वो डायरेक्ट जा सकती है मेम्ब्रेन के आर पार। डिफ्यूजन का मतलब आपको बताएंगे अभी डिफ्यूजन क्या होता है, लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट जाना है तो डायरेक्ट जाए, या फिर किसी को इनकी फैसिलिटी चाहिए प्रोटीनों की तो वो इनकी फैसिलिटी लेके जा सकता है, अंदर से बाहर भी आ सकता है, बाहर से अंदर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन की। इसके बारे में आपको इतना ही जानना है अभी तो कि लिपिड और प्रोटीनों की बनी होती है। लिपिड की बाइलेयर होती है जिसमें कि प्रोटीनें बाहर भी लगी रहती हैं, आर पार भी होती है। अंदर जाने वाली प्रोटीनें इंटीग्रल प्रोटीन्स कहलाती हैं, बाहर लगी हुई प्रोटीनें पेरिफेरल प्रोटीन्स कहलाती है, ठीक है ना। तो चलिए अब आपकी बुक में जो लिखा है उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि ये आपके कंटेंट मतलब जो आउटर मोस्ट आपकी जो कवरिंग है वो क्या करती है कि ये चीजों को बाहर से अंदर वाली को सेपरेट रखती है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कि वो कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है, कुछ को परमिट नहीं करती है, कुछ को कर देती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी सब्सटेंस के लिए परमेबल हो सकती है, किसी के लिए सेमी परमेबिलिटी शो करती है, किसी के लिए इम्परमेबिलिटी शो करती है। मतलब इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, और कि सेल को रिक्वायरमेंट है या फिर सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है, उस हिसाब से सेल क्या करती है, चीज़ों को अंदर या बाहर भेजती है। तो इसलिए जो हमारी मेम्ब्रेन होती है सेल की उसको कहते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ना कि सेमी परमेबल और परमेबल, ठीक है ना। अगर मान लो ये कुछ चीज़ों को इजीली ले रही है किसी को तो उसके लिए परमेबल हो सकती है, किसी और के लिए यानी सॉल्वेंट ले रही है तो ये सेमी परमेबल हो सकती है। नेक्स्ट लिखा कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल एंड हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। ठीक है ना, किस तरह से सब्सटेंसेस अंदर और बाहर जाते हैं। लिखा है सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस ऑफ कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी देखो अगर मान लो कि गैसेस जो हैं या कोई भी सब्सटेंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली जा रहा है बिना किसी एनर्जी के, तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ये एक तरह का पैसिव डिफ्यूजन होता है जब हाई से लो जा रहा होता है। And we have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is spontaneous movement of substances from a region of high concentration to the region of lower concentration. तो आपको ये डेफिनेशन यहाँ से मिल जाती है जो कि आपको बताती है कि आपका ये क्या होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में आपका कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा होता है, ठीक है ना।
डायरेक्टली डिफ्यूज करना होता है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल व्हेन फॉर एग्जांपल some substances like carbon dioxide which is a cellular waste and required to be the excrete out by the cell। देखो ऐसा है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल, जब सेल आपकी रेस्पिरेशन करती हैं तो उस समय पर आपके सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट की तरह होता है, उसको उसे बाहर निकालना होता है, ठीक है, और उसको इंटरनली ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन में। तो दो चीज़ें हैं, रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो सेल को CO2 बाहर निकालनी होती है और अपने अंदर ऑक्सीजन को लेना होता है, ठीक है। लिखा है कि भाई accumulate in high concentration inside the cell, सेल के अंदर बढ़ जाती है। in the cell's external environment the concentration of the CO2 is low as compared to the inside। तो भाई आपको पता है कि क्योंकि सेल के बाहर जो कंडीशन होती है वो CO2 की कम होती है और अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, CO2 जो है अंदर से बाहर आना शुरू हो जाती है। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside is equal, CO2 move out of cell and from a region of high concentration to a region of low concentration। तो ये हमने आपको बता दिया है कि भाई वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की दाना शुरू कर देगी। जैसे कि आप इस देखो लीफ का डायग्राम मैंने आपको दिखाया बराबर में, इसमें ऐसा होता है कि फोटोसिंथेसिस की अगर बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में लीफ को, प्लांट को, टिश्यू को, सेल को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से अंदर जा रही होती है डायरेक्टली, और अंदर रेस्पिरेशन में आपको अंदर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रही होती है, वो ऑक्सीजन आपकी इजीली डिफ्यूज होकर स्टोमेटा से बाहर निकल रही होती है, ठीक है, और अंदर रेस्पिरेशन में निकलने वाली CO2 जो होगी वो वहीं पर यूज हो जाती होगी फोटोसिंथेसिस में। तो आप स्टोमेटा से भी देख सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू द इनसाइड द प्लांट सेल्स, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस से O2 बन रही होती है, तो O2 जो है इजीली डिफ्यूज होकर बाहर जाएगी, CO2 अंदर जाएगी। इसी तरह अगर आप रेस्पिरेशन में उल्टा बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में सेल CO2 छोड़ती है और O2 को लेती होती है। लिखा है as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell, CO2 बाहर आएगी from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion। तो डिफ्यूजन से ऐसा काम होगा। नेक्स्ट लिखा है कि सिमिलरली O2 enter the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decrease। तो भाई रेस्पिरेशन में आपकी O2 का यूज होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है सेल के, तो वहां पर क्या होगा, अगर अंदर O2 कम होगी तो O2 जो है बाहर से अंदर चली जाएगी। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि गैसेस जो हैं इजीली मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूज हो सकती हैं, चली जाती हैं। एंड दस डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल इन इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो डिफ्यूजन का मेन काम है तो जो गैसेज एक्सचेंज में काम करता है, जिसमें कि गैसेज जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन बाहर या अंदर सेल के जाती रहती हैं। नेक्स्ट लिखा है वाटर ऑल्सो ओबे द रोल ऑफ डिफ्यूजन। तो भाई एक डायग्राम आप देखने की कोशिश कीजिए, ये डिफ्यूजन को समझा रहा है कि अगर आपने यहाँ पर कुछ सब्सटेंस डाला, मान लो आपने एक डाई यानी कोई कलर का मॉलिक्यूल इस वाटर में डाला, तो वाटर जो है देखो पूरा वाटर में कलर नहीं है, तो इजीली जो कलर के मॉलिक्यूल होंगे वो इस हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से चारों दिशाओं में लोअर कंसंट्रेशन वाली जगहों पर जाना शुरू हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद वो पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा कि डिफ्यूजन जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बिना एनर्जी के अपने आप होता रहता है। इसी तरह इन्होंने कहा है कि वाटर भी ओबे करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। द वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन। अगर भाई मान लो अभी तो हम बात कर रहे हैं किसी भी सॉलिड की, किसी भी गैस की, लेकिन अगर भाई आपका वाटर का मूवमेंट होता है सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन के आर पार, तो उसको अपन कहते हैं ओस्मोसिस। उसे क्या कहा जाता है, ओस्मोसिस। यानी कि किसी मेम्ब्रेन में के आर पार अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसको कहते हैं ओस्मोसिस। आगे देखते हैं, यहां लिखा है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर। तो इसको लाइन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऐसा है, सपोज करो ये आपके दो सॉल्यूशन है, एक इधर वाला सॉल्यूशन, एक आपका इधर वाला सॉल्यूशन। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सॉल्यूट कम दिखाई दे रहा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, और यहाँ हमारा जो है क्या बोलते हैं उसको, सॉरी इधर की कंडीशन में देखो यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है और यहाँ पर सॉल्यूट कम है, यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है अगर आप इसकी बात करते हैं, ठीक है। और अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ देखते हैं तो इन दोनों में सॉल्यूट बराबर है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर दो इस तरह के जो आपके इस तरह के कंपार्टमेंट हैं एक साथ ले आए और मान लो इनके बीच में मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल हो, ठीक है, या फिर सेलेक्टिवली परमेबल हो, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो आपके
इधर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे जिधर सॉल्वेंट कम है, जिधर सॉल्यूट ज़्यादा है। दो बातें हैं, जिधर सॉल्यूट ज़्यादा है या सॉल्वेंट कम है। तो होता ये है भाई कि अगर हम कहें कि एक हमारी ये इस तरह की एक ट्यूब है और इस ट्यूब में यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगी है सेमी परमेबल, और अगर इधर और इधर दोनों साइड, इधर की बात करें, इधर तो आपका सॉल्यूशन है और इधर है आपका सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट यानी वाटर है। तो वाटर के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लाइक सॉल्वेंट की टाइप तरफ से सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अगर केवल सॉल्वेंट मूव कर रहा है किसी मेम्ब्रेन के आर पार तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ लिखा गया है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि अगर पानी में ज़्यादा सब्सटेंस घुला हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन का है, तो फिर तो उसका वो पानी अंदर लेगा, और अगर मान लो उसमें पानी ज़्यादा है तो पानी बाहर जाएगा ना। दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वाटर कंसंट्रेशन लिखा है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नहीं लिखा है। अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो होगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो होगी, उसी में ही पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच। जब तक कि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मतलब दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, तब तक वाटर का मूवमेंट होता रहता है। यहाँ डेफिनेशन में आप देखिए लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ विच मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, ये आपका डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस में लिखा है कि अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब सेमी परमेबल, देखो सॉल्वेंट के लिए आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल की तरह काम करती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपकी ऐसी होती हैं जिनमें केवल और केवल सॉल्वेंट ही मूव करता है फ्रॉम ए लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इस डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि फ्रॉम ए लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड होगा, उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होगी सॉल्यूशन की, तो उसमें वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इनटू मोर कंसंट्रेटेड वन दैट इक्वलाइजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ईच साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। लाइक आप देख सकते हैं नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पानी ज़्यादा था इधर और इधर पानी कम था, तो ये जाएगा थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम कर देगा, ठीक है। सही समझ आया आपको। तो ये था आपका ऑस्मोसिस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी यहाँ से शुरू करेंगे। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ये आप इसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।